जिसका नाम है कन्हैया सिंह। कन्हैया सिंह 29 जून को इसी पिछले महीने उन्हीं के घर में कुछ बदमाश घुसते हैं और गोली मार देते हैं। कन्हैया सिंह की मौत हो जाती है। अब कन्हैया सिंह की मौत एक दबंग नेता के साले की मौत, वो भी कत्ल, गोली मारकर। अब शहर में हंगामा हो गया। छोटा सा शहर है जमशेदपुर, और इसलिए कि उस शहर के लोग ये जानते हैं कि जब किसी दबंग से जुड़ा हुआ या किसी नेता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मसला होता है तो क्या होता है। तो अब शहर में यह था कि कहीं पुलिस को भी ये खतरा था कि अब ये जो कत्ल हुआ है कहीं इसको लेकर गैंग वॉर ना शुरू हो जाए, खून खराबा ना हो जाए बदला लेने के लिए। और इस कत्ल को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता गया, कातिलों को पकड़ो। तमाम नेताओं ने भी धरने प्रदर्शन, चक्का जाम शुरू कर दिया। और चूंकि कांग्रेस से ताल्लुक मलखान सिंह का, कांग्रेस के एमएलए रहे, तो कांग्रेसी नेता भी सब उतर आए सड़क पर। जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी, उन्होंने इस कत्ल को लेकर अपनी बयान दिए। अब कांग्रेसी नेता सब धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शहर में लोग भी कर रहे हैं, और जो मलखान सिंह के लोग हैं, जो चाहने वाले, वो भी कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर है। यहां तक कि मलखान सिंह ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया कि जो भी कातिल का सुराग देगा उसको वो 1 लाख रुपए देंगे। अब मलखान सिंह अपने साले के कातिल के लिए 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रहे हैं, और पुलिस के ऊपर प्रेशर है कि कातिल को पकड़ो, जल्दी पकड़ो। मामला पॉलिटिकल हो गया। अब यहां से पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। दबाव तो था ही था। अब पुलिस सबसे पहले घर वालों से तमाम चीज पूछताछ करती है। कोई ऐसी बात सामने नहीं आती जिससे पुलिस को कोई शक हो। फिर पुलिस अपनी बेसिक पर लौटती है, कहती चलो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कत्ल जो हुआ था, ये आदित्यपुर इलाका है जमशेदपुर में, जहां पे ये रहते थे कन्हैया सिंह। तो कन्हैया सिंह के घर में ही हुआ था कत्ल, और कन्हैया सिंह के पास बाकायदा उनके अपने सुरक्षा कवच यानी गार्ड भी हुआ करते थे। लेकिन किसी को मौका ही नहीं मिला। कातिल आए, गोली मारी और भाग गए। तो पुलिस ने कहा चलो आदित्यपुर उनके घर से ही शुरू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज आजकल सबसे आसान है क्राइम की सीन को खंगालना या परखने के लिए। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इत्तेफाक से कामयाबी मिली। एक कैमरे में एक शख्स बड़ी तेजी से भागता हुआ नजर आया, बदहवास। और पुलिस को उस कैमरे का जो वक्त था और कन्हैया सिंह के कत्ल का जो वक्त था वो लगभग आसपास का था। तो यही था कि शायद यही कातिल है जो भाग रहा है, इसके अलावा। लेकिन कैमरे की इमेज बड़ी साफ नहीं थी, धुंधली सी थी, रात का वक्त भी था और थोड़ी दूरी की वजह से भी। तो अब पुलिस को लेकिन ये मिला कि हाँ, इस वक्त पे जिस वक्त कत्ल हुआ है, जो चश्मदीदों ने जो टाइम बताया उस हिसाब से एक शख्स भाग रहा बदहवास। पुलिस ने शायद उसको जीरो इन करना शुरू किया। उसके बाद उसकी अच्छे क्वालिटी में करने के बाद उसको अब चेक करना शुरू किया कि यह है क्या। तस्वीर क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी ने उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस इमेज को सामने लाया। और जब इमेज सामने आया तो पुलिस को पहली कामयाबी मिली। जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में था उसकी पहचान हुई निखिल गुप्ता नाम के एक क्रिमिनल के तौर पर। जब पुलिस ने निखिल गुप्ता की कुंडली खंगाली तो पता चला कि एक शूटर टाइप है, किराए पे कत्ल करता है, बदमाश भी है। अब पुलिस को लगा कि निखिल गुप्ता ने एक पूर्व एमएलए दबंग नेता के साले का कत्ल क्यों किया, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, या किसी ने कत्ल करवाया। अब ये जांच चल रही है। पुलिस को अब चेहरा मिल चुका था, नाम मिल चुका था, लेकिन अभी निखिल भी नहीं मिला और उसकी तलाश जारी थी कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों। लेकिन फिर भी उधर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने परिवार को ये तसल्ली देने की कोशिश की कि हमने कातिल को ढूंढ लिया है। निखिल गुप्ता का नाम भी बताया, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं कि वो करेगा। उनकी नज़र में ये बहुत बड़ी साजिश थी। तो 1 लाख का इनाम अब भी कायम है मलखान सिंह की तरफ से। अब पुलिस निखिल गुप्ता के कॉल डिटेल को खंगालती है तो पता चला कि हाँ, जिस रात कत्ल हुआ उसका पूरा लोकेशन उधर ही था। उसके बाद उसके कॉल डिटेल को और जब आगे तक खंगाला गया तो पता चला कि अब तो वो शहर छोड़कर भाग चुका है और बनारस पहुंच गया है। अब ये सारी चीजें मिली। कॉल डिटेल से एक और चीज पता चली कि कत्ल से पहले उस दिन लगातार निखिल गुप्ता एक नंबर पे सबसे ज्यादा बात कर रहा था, और ये नंबर था राजवीर नाम के एक नौजवान का। अब पुलिस को लगा कि राजवीर कौन है, सबसे ज्यादा कॉल उसी के नंबर पे, एन कत्ल से पहले, कत्ल के बाद, कत्ल के फिर कई घंटों बाद भी। अब पुलिस ने राजवीर को टटोलना शुरू किया तो पता चला कि राजवीर कभी इन्हीं कन्हैया सिंह के पड़ोस में रहा करता था। अब राजवीर की और कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि राजवीर कन्हैया सिंह की एक बेटी जिसका नाम अपर्णा सिंह है, उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता है।
और जब डिटेल में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि इन दोनों ने स्कूलिंग साथ में की, और जब ये 8वीं में थी अपर्णा और 10वीं में था राजवीर, तभी इन दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। फिर ये मामला कॉलेज तक चला और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। और ये पड़ोस में रहता था अपर्णा के ही घर के। तो मुखबिरों और बाकी लोगों से पता चला कि इन दोनों की इस प्यार के रिश्ते की खबर कन्हैया सिंह को लग गई, और कन्हैया सिंह ने इसके ऊपर फिर गुस्सा हुए, अपनी बेटी को डांटा और साथ में फिर राजवीर को बुलाकर कई बार डांटा। बट इन दोनों का मिलना जुलना, बातचीत जारी रहा। ये बात कन्हैया सिंह को पता चली, वो फिर नाराज, और कन्हैया सिंह ने फिर राजवीर को न सिर्फ कई बार बुलाया, धमकाया, बेइज्जत किया, फिर उसके परिवार वालों को भी धमकी देनी शुरू की कि अगर तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के करीब आया, पीछा नहीं छोड़ा, तो सबको मार डालेंगे। राजवीर के माँ बाप शरीफ थे, उन्हें लगा कि ये दबंग परिवार है, इनका जीजा जो है वो एक्स एमएलए है, शहर में रुतबा है, और हम सीधे साधे लोग, पता नहीं क्या हो जाए। तो राजवीर के माँ बाप ने कहा कि बेहतर यही है, जान बचाओ और इस इलाके से निकल जाओ। उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया, अपना घर बेचकर दूर उस बस्ती से कहीं और जाकर बस गए। लेकिन राजवीर और अपर्णा का प्यार जारी था। इस दौरान राजवीर को उसके घर वालों ने, माँ बाप ने समझाया कि बेटा, जिस जगह तू जा रहा, जिस रास्ते पे जा रहा, वो अच्छे लोग नहीं है। मैं तेरे प्यार के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन उनकी परिवार जो है वो शायद हमें बख्शेगा नहीं। तो भी इस बात का एहसास हुआ कि शायद अपर्णा के साथ प्यार उसके परिवार पर भी भारी पड़ेगा। उसने फिर अपर्णा से बात की और कहा कि हमारा रिश्ता यहीं तक हम खत्म कर देते हैं। लेकिन एक रोज अचानक यह हुआ कि अपर्णा ने एक वीडियो शूट किया। उसने चूहे मारने वाली दवा जो है, जहर है, उसको लिया और वीडियो में पूरा उसने बोला कि अब मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, और तुमने मुझे छोड़ा, मुझसे अलग हुए तो मैं मर जाऊंगी, और ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अपना जवाब दोगे, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, तुम मुझे प्यार करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद राजवीर डर गया। उसे लगा अगर अपर्णा ने ऐसा कुछ कर लिया तो उसके घर वाले तो फिर तो उसके पूरे फैमिली को ही मार डालेंगे। फिर उसने अपने फैसले को पलटा और अपर्णा को कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद दोनों में फिर बातचीत शुरू हो गई, मिलना जुलना शुरू हो गया, और इत्तेफाक से ये बात फिर कन्हैया साहब को पता चल गई, जो अपर्णा के पिता थे। वो फिर नाराज हुए, फिर धमकी दी। अब इन तमाम धमकियों से राजवीर बड़ा अजीब सी उसकी हालत हो गई। उसे लगा कब तक ऐसे चलेगा, शादी होगी नहीं शायद, और ये उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसे लगा कि कुछ ऐसा करूं जिससे ये डर और दहशत दूर हो जाए। इसी सोच के साथ वो भटकता रहा। इसी भटकाव के दौरान उसकी मुलाकात निखिल गुप्ता नाम के एक बदमाश से हुई। ये एक शूटर भी था। उसने अपने मन की बात बता दी। अच्छा, उस इलाके में ज्यादातर लोगों को पता था कि कन्हैया सिंह की बेटी के साथ राजवीर का इश्क है। तो निखिल गुप्ता ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मैं भी कन्हैया सिंह से बड़ा तंग आया हूं और मैं भी बदला लेना चाहता हूं। तो उसने पूछा, तुम क्यों? तो उसने कहा कि मैं कई बार उस इलाके में जाता हूं, क्योंकि वो बदनाम शख्स था निखिल गुप्ता क्राइम की दुनिया में। तो जब भी कन्हैया ने देखा तो उसे डांटा वाटा, अपने भाई की भी धमकी दी और कहा इस इलाके में दिखाई दिए तो मार देंगे। तो उसने कहा बड़ी बेइज्जती फील हुई और मैं चाहता हूं कि कन्हैया सिंह को ठिकाने लगा दूं। अब दो लोग एक साथ एक सोच के साथ आ गए, वो ये कि कन्हैया सिंह को ठिकाने लगाते हैं। और इसी के बाद इन्होंने प्लानिंग शुरू की। अब पुलिस को पता चला इन दोनों की, पहले तो निखिल गुप्ता के सीडीआर से कि वो बनारस में है। उसके बाद राजवीर के जब फोन के जरिए पता चला तो पता चला कि वो कोलकाता के आया, वहां किसी फार्म हाउस में है। पुलिस की टीम पहुंचती है झारखंड की दोनों जगह, और सही सूचना थी तो बनारस से एक और कोलकाता से दूसरा, इन दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले आती है। जमशेदपुर लाने के बाद शुरू में दोनों इधर उधर भटकाते हैं पुलिस को, लेकिन फिर आखिर में सारी सच्चाई बता देते हैं। अब पुलिस ने लगभग केस सुलझा लिया। कातिल के तौर पर इन दोनों को भी पकड़ कर ले आए। अब जमशेदपुर और झारखंड पुलिस को लगा कि चलो, जो पुलिस के ऊपर प्रेशर था वो भी खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान भी धरना प्रदर्शन जारी है, और कुछ कांग्रेसी के जो इलाकाई नेता हैं वो लगातार कर रहे थे कि नहीं, ये साजिश बड़ी है, और वो चक्का जाम, सड़क जाम, ये सारी चीजें कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। और मरखान सिंह का 1 लाख का इनाम अब भी कायम है कि जो भी सही सुराग देगा कातिल का। कि दोनों को पकड़ लिया, ये दोनों ने कबूल भी कर लिया, लोग मान नहीं रहे। पुलिस ने फिर से इंट्रोगेशन करना शुरू किया, पूछताछ शुरू की। इसके बाद राजवीर से उसने पूछा कि तुम एक शरीफ घर के लड़के हो, चलो निखिल गुप्ता तो है, वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तुम प्यार करते तो और भी रास्ता था, तुम उसको लेकर भाग सकते थे या कुछ और कर सकते थे, तो उसके ही पिता को मारने का क्या मतलब? इसके बाद राजवीर ने कहानी सुनाई,
और इस कहानी को सुनने के बाद पूरा जमशेदपुर शहर एक बार फिर से चौंक उठा। कहानी कुल ये थी कि स्कूल से ही दोनों मिले, दोनों में प्यार हुआ, फिर कॉलेज पहुंचे, रिश्ता कायम रहा। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन अपर्णा के पिता को यह बात पता चली। अपर्णा की शादी वो अब कहीं और करना चाहते थे। अपर्णा राजवीर से करना चाहती थी, राजवीर से वो करना नहीं चाहते थे। और ये बात धीरे धीरे अपर्णा के मन में बैठ गई कि उसके घर वाले शादी करने नहीं देंगे, और वो शादी के लिए जिद में थी कि वो करेगी तो राजवीर से, और कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। पिछले बर्थडे में, अपर्णा का बर्थडे उसके घर वालों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पिता ने भी कहा कि चलो अब इसको भुला देते हैं राजवीर, और उसकी कहीं अच्छा लड़का देखकर शादी कर देते हैं। उन्होंने इस बर्थडे पे 1 लाख रुपए की हीरे की एक अंगूठी अपनी बेटी को तोहफे में दी। कन्हैया सिंह ने अपर्णा को, अपनी बेटी को। बर्थडे के बाद लगा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अपर्णा कुछ और सोचकर बैठी थी। उसे मालूम था कि जब तक उसके पिता हैं, उसकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि राजवीर से उसकी शादी हो जाए। इसी के बाद उसने एक दिन राजवीर से कहा, उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बिना एक दिन वीडियो बनाई थी कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अब मुझे लगता है हमारे बीच में अगर कोई आएगा तो उसको भी बचने और रहने का मतलब नहीं है, और हमारे और तुम्हारे इस रिश्ते के बीच में सबसे बड़ी दीवार खुद मेरे बाप है। तो अगर मेरे बाप को रास्ते से हटा दो तो शायद हमारा मसला हल हो जाएगा। उधर राजवीर भी अपने परिवार और उसकी जो बेइज्जती हुई थी, वो उसके अंदर एक तरह से बदला लेने की एक वो थी कि वो बदला लेना चाहता है। अब लगा कि जब एक बेटी ही अपने बाप को रास्ते से हटाने की बात कर रही है तो वो भी तैयार हो गया। इसके बाद तय हुआ कि ठीक है, और इसी दौरान में निखिल गुप्ता से मुलाकात हो गई। निखिल गुप्ता ने कहा ठीक है, मैं गोली मारूंगा, लेकिन एक पिस्टल की जरूरत पड़ेगी। अब क्या करें? एक और लड़के की एंट्री होती है जो वहीं के एक कांग्रेसी नेता का नाबालिग बेटा है। उसकी दोस्ती पटना में कुछ लोगों से थी। वो वहां पहुंचते हैं और करीब 6,500-7 हजार रुपए में कट्टा खरीदते हैं। इस दौरान में 20 जून को, अब यहां से शुरू होती है प्लानिंग, बल्कि शुरू हो गई 19 जून से ही। 19 जून को अपर्णा ये कहती है कि मेरे पापा कल 20 जून को सोनपुर जाएंगे बिहार, और वहां कोई होगा नहीं, तो तुम आसानी से वहां उनको रास्ते से हटा सकते हो। इसके बाद निखिल, साथ में राजवीर और वो नाबालिग बच्चा, ये जमशेदपुर से सोनपुर के लिए निकलते हैं। वहां जाते हैं जिस जगह पे, अच्छा सारा व्हाट्सएप पे लोकेशन अपने बाप का खुद अपर्णा इन कातिलों को देती है और अपने प्रेमी को। उधर अंगूठी उसने दे दी थी। अपर्णा ने कहा कि ठीक है, कातिल का इंतजाम करो, गोली चलाने वाले का। राजवीर ने निखिल गुप्ता का इंतजाम किया। निखिल गुप्ता ने कहा कि मेरा इसमें फायदा क्या है, मुझे पैसे चाहिए। तो उसे 5,000 रुपए कैश, एक शराब की बोतल ये दी गई। उसने कहा ये कम है, तो उसने कहा ये लो। अपर्णा ने अपने पिता की हीरे की अंगूठी जो जन्मदिन पर उसको तोहफे में मिला था वो राजवीर को दिया, और कहा कि अगर पैसे कम पड़े तो ये कातिल को दे देना। राजवीर के पास पैसे थे नहीं। उसने 5,000 रुपये और शराब की बोतल के अलावा कहा ये लो, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, ये अंगूठी तुम सुपारी के तौर पर रख लो। निखिल ने वो अंगूठी रख ली। इसके बाद ये लोग सोनपुर पहुंचे। कट्टा ले चुके थे, काफी भीड़ है, और उस भीड़ में गोली चलाकर भागना मुश्किल है। तो इनका ये इरादा वहीं खत्म हो गया, प्लान ड्रॉप हो गया, और ये लोग बिना कन्हैया को गोली मारे वहां से वापस लौट आए। अब अपर्णा ने कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूंगी कब मेरे पापा अकेले होंगे। 20, 21, 22, 23 गुजरता रहा। 29 जून की शाम को अचानक अपर्णा ने कहा कि आज कुछ फंक्शन है किसी एक घर में, तो पापा लेट आएंगे, और जब लेट आएंगे तो सन्नाटा होगा मेरे घर के आसपास, तो आज मौका है। 29 जून की रात को पहले से ही उसने निखिल गुप्ता और राजवीर को अपने घर में बुलाया और छत पर छुपा दिया। देर रात इसके फादर लौटते हैं। जैसे ही वो घर में सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं, निखिल गुप्ता कट्टा निकालता है और गोली मार देता है, और इसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और इस तरीके से एक बाप ने जो अपनी बेटी को जन्मदिन पर तोहफे में एक हीरे की अंगूठी दी, बेटी ने वही अंगूठी अपने उसी बाप के सुपारी के नाम कर दी। अब दूसरा ये कि इधर जीजा जो है उधर मलखान सिंह, उन्होंने 1 लाख का इनाम का ऐलान कर रखा है। नेता जो है वो सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस पूरे धरना प्रदर्शन को, कातिलों को पकड़ने के लिए जो लीड कर रहा था एक नेता कांग्रेस का, उसका अपना नाबालिग बेटा, पता चला कि इस पूरे कत्ल की साजिश में वो भी शामिल है। और ये जो शामिल है नाबालिग, इसने कत्ल के लिए वो कट्टा दिलवाया,
पटना से 6,500 से 7,000 रुपए के दरमियान। तो जो लोग कातिल को पकड़ने के लिए, कातिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव डाल रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पता चला कि उन्हीं में से एक इस कत्ल की साजिश में शामिल है। और जो लोग कातिल को पकड़ने के लिए गुस्सा हो रहे थे और जो खुद परिवार के लोग इनाम का ऐलान कर रहे थे 1 लाख रुपए, पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उनके ही अपने परिवार की एक बेटी है। यह बात सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के पास सारे पुख्ता सबूत थे। वो सीडीआर, डिटेल, रिलेशन, बातचीत, दोनों की लोकेशन, अपर्णा के साथ उसका रिश्ता, और कातिल के पास, निखिल गुप्ता के पास से बरामद हीरे की वो अंगूठी जो बतौर सुपारी दी गई थी। ये सारे सबूत काफी थे। और इसी के बाद फिर पुलिस ने अपर्णा को उसके घर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद के कत्ल के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। कातिल घर में ही था। खुद अपर्णा के अपने घर वालों को यकीन नहीं हुआ। कन्हैया के जीजा मलखान सिंह, जिन्होंने ऐलान किया था, उन्हें भी पछतावा हुआ कि उन्होंने क्या किया। और वो कांग्रेसी नेता जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, उनका अपना नाबालिग बेटा भी इसमें निकलेगा, उन्हें भी यकीन नहीं था। तो इस तरीके से इस कहानी का क्लाइमेक्स सामने आया, एक अफसोसनाक कहानी। ऐसे जांच होती, तफ्तीश होती और फिर क्या कुछ निकलता है, वो पूरी कहानी आपके सामने आई। सीधे कहानी के ऊपर, पंजाब की जमीन चंडीगढ़, जहां से ये कहानी शुरू हुई, इस चंडीगढ़ में एक परिवार रहा करता था। इत्तेफाक से देखिए, बीच में लगातार हम सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नाम सिद्धू आ जाता है। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू, एक नौजवान, एक अच्छे खासे घर का। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू एक कॉर्पोरेट लॉयर, लेकिन उससे पहले लॉयर उनकी एक और भी पहचान, नेशनल शूटर। अच्छा खासा शूटिंग की मैदान में, खेल में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। तो एक नेशनल शूटर होने के साथ साथ चूंकि घर से कानून की विरासत मिली, तो वो एक कॉर्पोरेट लॉयर भी बने, लॉयर। और उसके बाद वो चले गए कनाडा। कनाडा जाने के बाद 2015 में, 2015 में वो कनाडा से लौटते हैं और 18 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ में उनके माँ बाप रहते थे। तो सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू, इनको प्यार से जो लोग कहते थे वो सिप्पी सिद्धू कहा करते थे। तो सिप्पी सिद्धू कनाडा से लौटते हैं 18 सितंबर 2015 को। घर वाले बड़े खुश, बेटा आया इतने जमाने के बाद। अगला 2 दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। शाम तक 18 और 19 की तारीख बीत गई। माँ बाप भी अपने लाडले के घर वापसी पे बड़े खुश थे। इसके बाद 20 सितंबर 2015, 20 सितंबर 2015 की तारीख आती है। घर में सिप्पी सिद्धू मौजूद थे। तभी रात मोबाइल पे उनके कॉल आता है और उस फोन को सुनने के बाद वो अचानक अपनी माँ से कहते हैं कि मैं अभी आया। माँ कहती भी है कि रात है, मत जाओ। करीब 9, साढ़े 9 का वक्त हो रहा था, लेकिन सिप्पी सिद्धू कहते हैं कि बस मैं अभी लौटता हूं। उसके बाद वो निकल जाते हैं। अब रात 10 से 11 बज गए, सिप्पी घर नहीं लौटा। माँ को लगा कि अभी तो बोल कर गया था कि लौट कर आ रहा, अभी तक आ नहीं रहा। अब उन्होंने इधर उधर फोन करना शुरू किया, फोन ही नहीं उठे, सिप्पी का कोई सुराग नहीं मिले। लगभग रात, अब आधी रात होने वाली थी। इसी दौरान में, करीब आधी रात के दौरान, एक फोन आता है सिप्पी सिद्धू की मां के मोबाइल पर। ये कि मैं सेक्टर 26 चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन की एसएचओ बोल रही हूं, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, फौरन फलाने अस्पताल में पहुंचे। सुनकर माँ बाप घबरा जाते हैं, बदहवास भागते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने पे पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, उनके बेटे का मर्डर हो गया है। सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू को 4 गोली लगी और कत्ल हो गया। अब माँ बाप ने पूछा ये कब? उसने तो कहा था कि मैं अभी घर से निकल रहा हूं, अभी आ रहा हूं। तो फिर पुलिस ने बताया कि उनके पास एक कॉल आया और 20 सितंबर 2015 की तारीख थी। उन्होंने कहा कि सेक्टर 27 चंडीगढ़ के पास एक पार्क है, उस पार्क के करीब एक घर है। उस घर के बालकनी में एक महिला खड़ी हुई थी और वो महिला अपना रात को यूं टहलने के लिए खड़ी थी। अचानक उसे फायर की आवाज सुनाई थी। महिला चौंक उठी, उसे पता था कि ये गोली की आवाज है। इसके बाद एक एक कर 4 राउंड फायर की आवाज सुनाई दी। महिला ने देखा कि एक कार के साथ एक लड़की और एक और मर्द, और उसके बाद वो लोग तेजी से कार से निकल लिए। अंधेरा था पार्क में, लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस महिला ने कहा कि उसने पोनी टेल बांध रखा था। बस इतना सहूलिया और कुछ नहीं।
तो उसके बाद उसी महिला ने पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस आई, सिप्पी सिद्धू को उठा कर ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अब अगले दिन ये खबर शहर में फैली, एक रिटायर्ड जज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पोते का कत्ल, कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल के बेटे का कत्ल। पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए, तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और कातिल कत्ल का मकसद किसी का सुराग नहीं मिल रहा है। आखिरकार जब कई महीने बीत गए तो सिप्पी सिद्धू की मां और पिता ने पंजाब सरकार से अपील की और कहा कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि लोकल पुलिस शायद ये ना कर पाए और लोकल पुलिस के ऊपर प्रेशर है कुछ बड़े लोगों का। आखिरकार उनकी अर्जी मंजूर कर ली गई और 13 अप्रैल 2016 यानी के कत्ल के करीब करीब 7-8 महीने के बाद 20 सितंबर 2016 को कत्ल हुआ था और 13 अप्रैल 2016 को, बल्कि 20 सितंबर 2015 को कत्ल हुआ और 13 अप्रैल 2016 को सीबीआई को यह केस सौंप दिया गया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, तफ्तीश शुरू कर दी। अब इस पूरे केस में एक वो महिला आई विटनेस थी जिसकी बालकनी उस पार्क के करीब। सीबीआई ने उससे ही पूछताछ की, पंजाब पुलिस उससे पहले पूछताछ कर चुकी थी। उसने बताया कि मैंने देखा। अब यह क्लियर हो गया कि एक महिला थी और एक पुरुष था, लेकिन चेहरा कुछ साफ था नहीं। तो अब क्या करें? तो सीबीआई अपनी जांच में लगी रही, बट पंजाब पुलिस की तरह सीबीआई के भी हाथ खाली थे। दिन बीतते गए और कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि कत्ल किसने किया है। आखिरकार जब सीबीआई को लगा कि इस केस में कुछ हो नहीं रहा है, तो पहली बार 2017 में सीबीआई ने न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाला और कहा कि जो भी सिप्पी सिद्धू के कत्ल के बारे में जानकारी देगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस 5 लाख रुपए के इनाम का लालच भी काम नहीं आया। इस केस से जुड़ा कोई भी चश्मदीद बाकी सामने नहीं आया, ना कोई और जानकारी दे। इसके बाद सीबीआई ने फिर एक दोबारा ऐड निकाला और इस बार उस ऐड में जो मजमून था उसमें सीबीआई ने लिखा कि अब तक की जांच से पता चला है कि मौका वारदात पर जहां कत्ल हुआ सिप्पी सिद्धू का, उस जगह पर एक लड़की भी थी, एक महिला भी थी। तो सीबीआई चाहती है कि वो महिला अपने आप आगे आए और आकर ये सारी कहानी बताए, और अगर वो खुद सामने आकर सच्चाई बताती है तो हम मान लेंगे कि वो बेकसूर है और वो दबाव ना ले, तनाव ना ले, डरे नहीं, किसी के उसमें ना आए और आकर सीबीआई के सामने उस रात की कहानी बताए। और अगर वो नहीं आती है तो फिर हम मान लेंगे कि उस लड़की का भी इस कत्ल में हाथ है और इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो अब ये दूसरा विज्ञापन निकाला और इस विज्ञापन के साथ सीबीआई ने इनाम की रकम डबल कर दी, 10 लाख रुपए कर दिए। तो 5 से 10 लाख दूसरा विज्ञापन, और इस विज्ञापन के जरिए उस जो अननोन लेडी कि वो खुद आए और सीबीआई को बताए, ताकि अगर वो आती है तो हम मान लेंगे वो बेकसूर है, और नहीं आती तो हम मान लेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं अक्यूज्ड है और इस कत्ल में शामिल है। लेकिन इस दूसरे ऐड का भी कोई फायदा नहीं होता। वक्त बीतता जाता है, करीब 5 साल बीत गए। दिसंबर 2020, सीबीआई को भी इस केस को लिए हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। दिसंबर 2020 में सीबीआई अचानक कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि हमने तमाम कोशिश कर ली, बट सिप्पी सिद्धू के कत्ल के पीछे किसका रोल है, किसका हाथ है, हम पता नहीं कर पाए। तो इसीलिए एक अनट्रेस रिपोर्ट हम दाखिल करना चाहते हैं कि हम ढूंढ नहीं पाए, हम पता नहीं लगा पाए। 2 तरह की होगी, एक क्लोजिंग रिपोर्ट होती है जिसमें एजेंसी मान लेती है कि भैया अब इस केस को क्लोज कर दो, जैसे आरुषि केस में पहले हुआ था। सीबीआई ने कहा क्लोजिंग रिपोर्ट, लेकिन अदालत ने नहीं माना, यह अदालत के ऊपर होता है। उसी तरीके से इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में जाकर कहा कि हम अनट्रेस रिपोर्ट फाइनल करना चाहते हैं, फाइल, कि हमें कुछ नहीं पता चला, हमें कातिल नहीं मिला। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो ये रिपोर्ट एक्सेप्टेड नहीं है, आप इस केस की जांच कीजिए और कातिल का पता लगाइए। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को हड़काया भी। अब सीबीआई को जब हड़काया गया तो सीबीआई को लगा कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने कहा चलो फिर से इसकी जांच करते हैं। जांच चलती रही। जब सारी जांच हो गई, फैमिली से बातचीत हो गई, तो चाहे वो पंजाब पुलिस हो, जब पंजाब पुलिस ने शुरुआत में जांच की थी उस वक्त मिस्टर आरपी उपाध्याय हुआ करते थे, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी थे चंडीगढ़ के, और सुखचैन सिंह गिल ये एसएसपी हुआ करते थे चंडीगढ़ के। इन लोगों के जमाने में केस हुआ, तमाम लोगों से पूछताछ हुई, सीबीआई के हाथ खाली, अनट्रेस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट ने हड़काया, बोला कि आपका काम है, आप पता करो।
वक्त बीतता गया, सीबीआई के हाथ अब भी खाली अनट्रेस के बाद। लेकिन क्या हुआ कि इस पूरी पूछताछ के दौरान बार बार सिप्पी सिद्धू की मां वो एक नाम लेती थी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के इस कत्ल के पीछे शामिल है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ उसे जानकारी है, वो जानती है। तो पूछा गया वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार पंजाब पुलिस को भी नाम बताया, चंडीगढ़ पुलिस को। उसका नाम है कल्याणी सिंह, करीब 36 साल उम्र। और कल्याणी सिंह हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनकी बेटी है, सबीना सिंह। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बेटी कल्याणी। अब उन्होंने कहा कि हमने ये चंडीगढ़ पुलिस को ही बताया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने नाम सुना कि भैया ये तो जज जो अभी सर्विंग और अब तो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, अब उनकी बेटी का नाम ले रही है, ऐसे कैसे जाकर उठा लें, ऐसे कैसे पूछताछ कर लें। यहीं पे जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर दो कानून के घराने टकरा जाए और जिस घर में तमाम लोग कानून के धुरंधर हों, जानकार हों, जज हों, वकील हों, तो फिर किसी केस का हश्र कैसे क्या हो सकता है। आम लोगों से ये अलग चीज़ होती है। वहाँ पे पुलिस भी, चाहे वो आईपीएस हो, बहुत कदम फूंक फूंक कर रखती है। उसे मालूम है कि अगर उसने एक गलत उठा लिया, एक गलत सवाल कर लिया, एक गलत केस फाइल कर दी, तो फिर उसके बैंड बज जाएंगे, क्योंकि पहुंचना तो अदालतों में ही है और अदालत से ही कनेक्शन है मामला रिश्ते का। तो उस वक्त जब सीबीआई को ये सारी चीज़ें पता चली तो चंडीगढ़ पुलिस की तो हिम्मत नहीं हुई कि एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी को उठाया, बुलाकर पूछताछ करे। लेकिन सिप्पी सिद्धू के भाई ने बाद में कहा कि उन्हें मालूम था और उन्होंने कई बार नाम लिया, बल्कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि सिर्फ कल्याणी सिंह नहीं बल्कि उनका परिवार भी उनके भाई के कत्ल में शामिल है। लेकिन उस वक्त सिप्पी सिद्धू के भाई ने बाकायदा रिकॉर्ड पे एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस वालों ने हाथ जोड़ लिए थे हमारे सामने और ये कहा था कि यार चीफ जस्टिस की बेटी का मामला है, देखो हम ना पूछताछ करेंगे ना हम बुलाएंगे, कहीं ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो गई। तो जितने भी वो अपने संपर्क थे, क्योंकि सिप्पी सिद्धू का परिवार भी कोई छोटा मोटा परिवार नहीं, जिस परिवार में जज रहे हो, हाई कोर्ट के वकील, एडिशनल आपके एडवोकेट जनरल हो, खुद जिसकी मौत हुई वो एक कानून का धुरंधर, तो उसको भी हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ मामला दूसरा था, तो चंडीगढ़ पुलिस ने हाथ पैर जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं कर सकते। अब सीबीआई के सामने भी फिर वही चीज घूम कर आ गई, कल्याणी सिंह का नाम आया। अब सामने एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी, इधर देश की सबसे प्रीमियम और बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई क्या करे। सीबीआई ने कहा चलो कोर्ट से तो हमें डांट पड़ गई है तो अब काम ही करते हैं। इसके बाद सीबीआई ने फिर से अपनी जांच शुरू की। एक एक सबूत जो चंडीगढ़ पुलिस ने शुरू में उठाए, फिर सीबीआई ने तैनात किए, उनमें से कड़ियां जोड़ने की कोशिश शुरू की। दो चीजें पुलिस को मिली, सीबीआई को। एक, मौका या वारदात से एक आईफोन मिला था। पता चला वो आईफोन इसी सिप्पी सिद्धू का है। उस आईफोन में उस वक्त बहुत सारी चीजें थी जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने सिप्पी सिद्धू के लैपटॉप को अपने कब्जे में लिया, उनमें से भी बहुत सारी चीजें मिली। अब उन सारी चीजों को देखकर सीबीआई को लगा कि शक बेवजह नहीं है सिप्पी सिद्धू के घर वालों का कल्याणी सिंह को लेकर, क्योंकि मोबाइल में कुछ ऐसे राज थे और लैपटॉप में कुछ ऐसे राज थे जो सीधे इशारा कर रहे थे। और फिर यह भी पता चला कि जिस रात सिप्पी सिद्धू अपने घर से सेक्टर 27 चंडीगढ़ पार्क पहुंचा और उसके पास जो कॉल आया था, वो कॉल एक अनजान शख्स के नंबर का था जिसको कोई नहीं जानता था। लेकिन उस कॉल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो शख्स है कौन। वो एक मेहंदी आर्टिस्ट था जो मेहंदियां लगाता है, और उसी के फोन से कॉल किया गया था। तो जब उसको ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये कॉल, उसने बयान दिया, कल्याणी सिंह ने किया था। दूसरा जो मोबाइल आईफोन मिला मौका वारदात से, वो पता चला था कि एक दूसरे को दोनों ने ही गिफ्ट किया था, मतलब सिप्पी सिद्धू और कल्याणी सिंह ने। तो ये कनेक्शन जुड़ रहा था। फिर इसके बाद सीबीआई ने इन दोनों की पूरी कुंडली खंगाली तो पता चला कि कल्याणी और सिप्पी सिद्धू बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई साथ की थी, और फिर बड़े हुए तो दोनों में प्यार हो गया। दोनों का परिवार एक दूसरे के बेहद करीब था, एक दूसरे को जानता था, एक दूसरे के घर आना जाना था। इधर बड़े होने के बाद नेशनल शूटर के साथ साथ बनने के
जो सीपी सिद्धू था वो फिर कनाडा गया और इधर कल्याणी सिंह जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीगढ़ में। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की हो गई। उधर वो सीपी सिद्धू कनाडा। बीच में इस दौरान अब ये हुआ कि दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार। कहानी में जो ट्विस्ट आई वो ये कि अब कल्याणी सीपी सिद्धू को शादी के लिए कहने लगी। सीपी सिद्धू अब शादी नहीं करना चाहता था कल्याणी से और इसकी कुछ वजह थी। तो लगातार वो प्रेशर डाल रही थी। इधर सीपी सिद्धू और उसके इवन घर वाले इस रिश्ते और इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इस बीच में वो कनाडा पहुंच गया सिद्धू। इसी दौरान में जब ये सारी बात चल रही थी और शादी के लिए मना हो रहा था तो कुछ तस्वीरें ऐसी जिसको आप आपत्तिजनक भी कह सकते हैं कल्याणी के फादर के पास भेजी गई और ये तस्वीरें भेजी कहते हैं सीपी सिद्धू ने। और इन तस्वीरों में कल्याणी किसी और के साथ थी, किसी और लड़के के साथ, और वो ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें थी। अब ये तस्वीरें सीपी सिद्धू ने कल्याणी के फादर को क्यों भेजी? तो कहते हैं उसकी वजह यह थी कि कल्याणी लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी और सीपी सिद्धू भी कल्याणी से शादी करना चाहता था क्योंकि दोनों के रिश्ते अच्छे थे। लेकिन फिर यह पता चला कि सीपी सिद्धू के कनाडा जाने के बाद कल्याणी किसी और के साथ रिलेशन में आ गई और उसकी वो कुछ तस्वीरें कहीं से सीपी सिद्धू के हाथ तक पहुंची और इन तस्वीरों को देखने के बाद उसे लगा कि फिर अगर जिंदगी में कोई और है तो फिर मैं क्यों शादी करूं। इसी के बाद सीपी सिद्धू जो है वो कल्याणी से शादी करने के मामले में पीछे आ गया और उसने मना कर दिया। इधर शादी से इनकार, दूसरी तरफ उसकी पर्सनल और प्राइवेट तस्वीरें उसके घर में। उन तस्वीरों की वजह से घर में बड़ी शर्मिंदगी हुई। एक अच्छा परिवार जिस घर में कानून के जानकार विद्वान लोग रह रहे हैं, हाई प्रोफाइल फैमिली है, और उसमें उनकी बेटी की ऐसी तस्वीरें, तो बड़ी शर्मिंदगी और अजीब सी सिचुएशन थी। तो उससे बड़ी बदनामी और बेइज्जती भी हुई। इन सारी चीजों ने कल्याणी के जहन में एक बात डाल दी और वो ये कि अब वो सीपी सिद्धू से शादी तो नहीं करेगी लेकिन उसे छोड़ेगी भी नहीं। और इसी के बाद कहते हैं कि वो बीच में डिप्रेशन में भी गई। तो इंतजार करने लगी कि कब सिद्धू कनाडा से लौटेगा और वो बदला लेगी। और इसके बाद आखिरकार 18 सितंबर 2015 को सिद्धू कनाडा से लौटता है और ठीक 2 दिन बाद 20 सितंबर रात को कल्याणी उसे फोन करती है और कहती है कि तुमसे अर्जेंट मिलना है, इसके बाद तुम मिलो ना मिलो। और इस दौरान में वो एक शख्स को हायर करती है और अपने साथ लेकर पहुंचती है सेक्टर 27 चंडीगढ़ के उस पार्क में। वहां जाने के बाद वो शख्स जो शायद किराए का कातिल था वो एक के बाद एक 4 गोलियां मारता है सीपी सिद्धू को। सीपी सिद्धू की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जब वो गोली मारते तो उसी गोली की आवाज सुनकर उसी पार्क के करीब एक बालकनी में एक महिला खड़ी हुई थी, जिस गोली की आवाज का से उसका ध्यान उस तरफ जाता है। पार्क में अंधेरा, लेकिन देखती है 2 लोग हैं। गोली चली और उसके बाद दोनों बड़ी तेजी से कार में बैठकर निकल जाते हैं और उसमें एक महिला थी और वो इकलौती विटनेस थी। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद कहते हैं कि सिद्धू को गोली मारने के बाद कल्याणी वापस लौटी और सीपी सिद्धू की मां का इल्जाम है कि घर जाने के बाद जब उसे यकीन हो गया था कि अब वो मर चुका है तो उसने बाकायदा पार्टी की, केक काटे। अब सीबीआई को यह सारी कहानी कैसे पता चली और वो क्यों वहां तक पहुंची? जो मोबाइल मिला था आईफोन, उसके अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें थी और उसके अंदर कुछ ऐसी चैट्स थी जो इनकी शादी को लेकर जो ये मना कर रहा है और कल्याणी के दूसरे रिलेशन को लेकर उसमें सबूत था। जो लैपटॉप मिला उसमें वो सारी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें सेव थी कल्याणी के किसी और के साथ। इन चीजों ने मोटिव दिया और उस चैट ने भी एक मोटिव दिया कि शादी पहले करना चाहता था लेकिन जब नए रिश्ते का खुलासा हुआ तो नहीं। इसके बाद कड़ियां जुड़ी। सीबीआई ने फिर कहा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन पूछताछ से पहले एक इकलौती जो चश्मदीद थी वो लेडी पार्क के ऊपर जो बालकनी में, उसने कहा था उस लड़की ने पोनीटेल बांध रखा और ये सारी चीजें। तो पुलिस ने उसका टीआईपी कराने का फैसला किया, यानी शिनाख्ती परेड। इसी कल्याणी से मिलती जुलती 4-5 और महिलाओं को वो पुलिस लेकर एक लाइन में खड़ी कर दी उसने। उसके बाद उस महिला को बुलाया गया और कहा गया कि इनमें से पूछो उस रात तुमने किसको देखा। उन 4-5 लड़कियों महिलाओं के बीच में
उस महिला ने कल्याणी को आइडेंटिफाई कर लिया। उसने कहा ये थी, जो कद काठी चाल। तो उसके बाद और क्लियर हो गया। इसके बाद फिर सीबीआई ने कल्याणी को बुलाकर पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद एक हफ्ता पहले 15 जून 2022 को आखिरकार कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सिप्पी सिद्धू के कत्ल के इल्जाम में। तो 2015 में कत्ल हुआ, 7 साल के बाद आखिरकार ये केस खुला, और सीबीआई ने इस सिप्पी सिद्धू के कत्ल के लिए हिमाचल प्रदेश की एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और मोटिव यही कि सिद्धू ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था, और उसकी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें सिद्धू ने उसके पिता को भेजी, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि वो बदला लेगी। गिरफ्तार करने के बाद 15 जून को सीबीआई ने अदालत से रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद उससे पूछताछ की, और जो शुरुआती आई कि पूछताछ के बाद अब उसे 7 या 5 शायद 5 या 6 दिन उसको रखा गया। सीबीआई ने अपनी हिरासत में तमाम पूछताछ की, साइकोलॉजिस्ट को बिठाकर पूछताछ की, लेकिन लगातार जो सीबीआई के सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि कल्याणी सिंह यही कहती रही कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं मारा, मैं उस रात वहां नहीं थी। तो लगातार इनकार कर रही, और सीबीआई का ये कहना है कि वो इस पूछताछ को में मदद नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही। पूछताछ के बाद सीबीआई की हिरासत की मियाद खत्म हो गई और उसे शायद कल जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। तब कल्याणी वहीं बुड़ैल जेल में है, और अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 5 जुलाई यानी कि अगले महीने होनी है। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें चंडीगढ़ पुलिस ने भी एक तरह से एक वक्त अपने हाथ खड़े कर लिए थे। सीबीआई ने अपनी तफ्तीश के बाद चंडीगढ़ पुलिस के कुछ सीनियर अफसरों के नाम भी रिकमेंड किए कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, सिर्फ इसलिए कि जो एक्यूज्ड है वो एक बहुत बड़ी हस्ती की बेटी है।